शिक्षा से इंजीनियर, पेशे से भारत सरकार के उच्च प्रशासनिक अधिकारी, लेकिन अभिरुचि से स्वच्छंद लेखक और पर्यटक। ये एक छोटा सा परिचय है श्री कामेश्वर चौधरी जी का। यूरोपीय लैंग्वेज से लेकर पॉलिसी मेकिंग तक आपका विस्तृत कार्य क्षेत्र है। रिटायरमेंट के बाद भी आराम करने के बदले भारत सरकार के अनेक विभागों में आर्बिट्रेटर और कंसल्टेंट के रूप में आप सेवा दे रहे हैं। इतनी व्यस्तता के बावजूद पर्यटन और लेखन के अपने शौक को पूरा करने के लिए भी समय निकाल रहे हैं। हाल ही में मैथिली भाषा में उनका काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है, सनेश। सनेश यानी कि उपहार। हिंदी में एक काव्य संग्रह है, पंखुड़ी अब खिल गई है। इसके अलावा भी बहुत सारी उनकी साहित्य हैं, रचनाएं हैं। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए कामेश्वर चौधरी हैं। इन व्यापक और विविध कार्य क्षेत्र के बारे में उनसे ही जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपने बहुत ही बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। अब खासकर अभी के ठंड में और जो दिल्ली का पॉल्यूशन है, दमघोटू पॉल्यूशन, उसमें तो बहुत सारे एल्डरली लोग बाहर निकलने से भी परहेज़ कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो दूसरों में एनर्जी भर रही है कि अभी भी आप इतने एक्टिव हैं। और अभी भी शब्द के लिए मुझे तो माफ़ कर दें, क्योंकि आपको एनर्जी देख के कभी नहीं लगता है कि अभी आपके पास बहुत टाइम है अपने योगदान समाज को, प्रशासन को देने के लिए। तो सर, मैं आपसे सबसे पहले जो जानना चाहती हूँ कि आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपका जो विविध कार्य क्षेत्र है, पर्यटन से संबंधित लिखते भी हैं, यूरोप, मलेशिया, चाइना, बहुत सारे देशों में आपने गए हैं और साथ साथ आपकी साहित्य सृजन भी चलता रहता है। तो मैं आपको यायावर साहित्यकार बोलती हूँ। तो आप अपने जो आपके जो अलग अलग हैं, आपको सबसे जो पसंद क्या है अपने सब काम? प्रशासनिक दायित्व, आप लीगल दायित्व भी आप निभा रहे हैं आर्बिट्रेटर का, और गायन भी आपका शौक है। इतने जो विविध हैं, साहित्य सृजन, कविताएं लिखते हैं, कहानियां भी लिखते हैं शायद, और जो कई पत्रिकाओं में भी आपका योगदान रहा है। इसमें से आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, क्या करना? धन्यवाद बबीता जी, आपने बड़ा कठिन प्रश्न पूछ लिया है और यही तो सोचते सोचते हम इस पड़ाव पर पहुँचे हैं, कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ अच्छी लगी है। मुझे जिस समय जो काम करता रहा वही अच्छा लगा। क्या बात है। जैसे रेलवे विभाग में काम करता रहा, नए नए प्रोजेक्ट्स को काम देखता रहा और संगठन के साथ काम किया। उस समय उसी में जुझा रहा, उसमें मुझे पता नहीं चला कि कैसे समय भी गुजर गया। इसी कारण से लिखने में भी देर हो गई। जब आर्बिट्रेशन की बात आई तो आर्बिट्रेशन करता रहा, चाहे रेलवेज़ का, चाहे मेट्रो का, चाहे राइट्स का, आर्बिट्रेशन में लगा रहा, उसी में करता रहा। कुछ दिन में पब्लिक प्रोक्योरमेंट ग्रुप का प्रेसिडेंट था, जो मैं ट्रेन करता था यंगस्टर्स को या सरकारी विभाग या पब्लिक सेक्टर के जनरल मैनेजर्स, सीनियर लोगों को, जिसमें वर्ल्ड बैंक के भी ट्रेनीज हुआ करते थे। तो उसी में लगा रहा, तो उसमें एक अलग आनंद आता रहा। जब मैं पॉलिसी मेकिंग में रहा, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर में, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आई और उस पॉलिसीज़ के अंदर में जो फ्रेमवर्क बन गई थी, उसको इम्प्लीमेंट करने में जो दिक्कतें आई, उसको सॉल्व करने में मुझे अच्छा लगा। तो सॉल्व करने की इच्छा रहती रही, जिस चीज़ को देखूं उसको एक अंत तक, एक लॉजिकल एंड तक पहुंचा दूं उसको। और साहित्य लिखने का काम थोड़ा देर हुआ, पब्लिकेशन का देर हुआ, लिखता तो रहा लेकिन पब्लिकेशन में देर हुई। तो ये अब मैं चूँकि ये लिख रहा हूँ, तब इसी में आनंद आ रहा है। लेकिन सबसे अच्छा आनंद जो आपने पूछा, वो मुझे गीत और संगीत में आता है। और गायन जो है ना, वो शायद सब सारे साहित्य का या संगीत का निचोड़ है। इसीलिए सामवेद से जो निकली हुई गायन है, वो गायन की परंपरा इतनी अच्छी रही है और हम लोगों में व्यक्ति तो स्वतंत्र रूप से गायन करता है, इसलिए गीत मुझे सबसे अच्छा लगता है। इसमें मेरे किताबों में भी गीत का विशेष महत्व है। अच्छा, आपकी गीत मैंने सुना था एक प्रोग्राम में, और आवाज़ जब आपने गाना शुरू किया तो पता ही नहीं चला कि ये आप ही की आवाज़ है, इतना डिफरेंस था। अच्छा और ये इस पर हम लोग पहले भी बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं, दूसरे जो श्रोता लोग थे,
कि उसमें कह सकते हैं कि पूरे प्रोग्राम का लाइमलाइट आप ले गए थे। अच्छा, मुझे पता जबकि नहीं। प्रोफेशनल गायक आप नहीं हैं। और ये बहुत सारे यंग युवा कवि थे, उनको इसने प्रेरित किया था। तो सर क्यों ना मैं आपसे, आपकी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी एक कोई पोयम हमें सुनाएं, कोई कविता या कोई गीत अगर आप चाहें। कौन सी, मैथिली या हिंदी? हिंदी या मैथिली? हिंदी सुना। हिंदी में? अच्छा, अगर आप याद, एक्चुअली मुझे याद करना पड़ता है। ये मैंने लिखी थी रिटायरमेंट से पहले। मैं पटना में था, रेलवे स्टेशन रेलवे में, उसमें का लिखा हुआ ये गीत है। रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे, लेकिन उसके बाद तो समय ही नहीं मिला मुझे, तो ये गीत है। उसका शीर्षक है गीत से भर दो गगन को। जी। गीत से भर दो गगन को ताकि दुनिया झूम जाए। गीत से भर दो गगन को, गीत से भर दो गगन को ताकि दुनिया झूम जाए। शोर में डूबी हवा के सांस का रुख घूम जाए। गीत से भर दो गगन को, नाद जो सोई हुई है, वाद जो खोई हुई है। नाद जो सोई हुई है, वाद जो खोई हुई है। नाद अंतर नाद बन कर इन लबों को चूम जा। गीत से भर दो गगन को ताकि दुनिया झूम जाए। बेवसी जो रो रही है, बेवफाई सो रही है। बेवसी जो रो रही है, बेवफाई सो रही है। निर्णय नौ से निकल कर इस धरा पर धूम लाए। गीत से भर दो गगन को ताकि दुनिया झूम जाए। रोशनी जो खिल रही है, शिखा बन कर हिल रही है। रोशनी जो खिल रही है, शिखा बन कर हिल रही है। दीप हर दिल में जला दो, मुस्कुरा मासूम जाए। दीप हर दिल में जला दो, मुस्कुरा मासूम जाए। गीत से भर दो गगन को ताकि दुनिया झूम जाए। क्या बात है सर। तो ये एक बानगी थी कि आपको सर की किताब में कैसे कैसे गीत मिलेंगे। और ये जो सर की किताब है पंखुड़ी अब खिल गई है, इसका है, जिनका रिसेंटली ये पब्लिकेशन है, पब्लिश हुआ है सर, हो गया, होने वाला है। इसमें अभी रिलीज अब होगा, लेकिन पब्लिश हो, इसका लोकार्पण होना है, लोकार्पण होना है। तो ये एक थोड़ा सा बानगी था सर की गायन प्रतिभा का, सर की लेखन प्रतिभा का। और ये उस जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, आर्बिट्रेटर हैं, ट्रेशन में ये काम करते हैं, आर्बिट्रेटर हैं, तो उनका जो दूसरा रूप है, वहाँ एक स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर और यहाँ एक स्नेहिल गीतकार गायक। सर आपकी एक और किताब है मेरे पास, सनेस, ये मैथिली काव्य संग्रह है। और सनेस का क्या मतलब होता है सर, थोड़ा सा अगर आप बता सकें आपके लिखने के समय। सनेस का मैथिली में जो एक तरह से गिफ्ट है, हमारी शेफालकी का जी थी जो उस उद्घाटन में थी, उन्होंने कहा कि ये, उन्होंने बड़ा भावुक होकर के कहा था कि ये गिफ्ट बच्चों के लिए या गांव में रहने वाले जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए, बल्कि स्कूलों में पढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने गुंजन जी थे वहाँ पर, और हमारे मित्र नारायण कुमार जी हुआ करते थे। तो मैंने भी पढ़ी है सर। हाँ, उसमें भी गीत है
और इसमें भजन भी है, व्यवहार गीत भी है और कविता भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि एआई वाले ज़माने में ये उन जो हमारी भावनाएं होती हैं, जो एआई जनरेशन से पहले की भावनाएं हैं और दोनों के बीच सेतु का काम करती है, वैसी भावनाएं जो है इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। सर, आपका एक ये भी है हमारे पास आत्मकथा अपन अपन दीप, मैथिली में लिखा गया है, ये जीवन यात्रा की जीवन यात्रा। तो सर अभी आपकी तो 3 मेरे पास है और भी सर चौथी किताब है, अभी मैं लाया नहीं हूँ, वो है आँख संग संग, मेरे आँख के संग संग, हाँ, ये आपके साथ साथ। हाँ, मेरी 50 साल की जो मैरिज स्वर्ण जयंती हुई, अच्छा, लॉकडाउन के पीरियड में, उस टाइम की कहानी है वो। क्या बात है सर। 50वां साल जो पूरा हुआ, जिस टाइम लॉकडाउन चल रहा था, तो उसके ऊपर मैं इसी से निकली हुई वो थोड़ी सी, इसमें उसकी झलक है, लेकिन उसमें एक हमारे जो प्रकाशक हैं शैलेंद्र जी हुआ करते थे, सुधांशु शेखर जी के बच्चे, उनका देहांत हो गया है, बड़े खेद का विषय है। उन्होंने ही सजेस्ट किया था कि आप आत्मकथा लिखिए, जीवन यात्रा, और उन्होंने कहा कि मिथिलांचल में या मैथिली में ऐसी, या हिंदी में भी ऐसी कोई पुस्तक नहीं है जो मैरिज सेरेमनी, 50th ईयर का मैरिज सेरेमनी, 50 साल तक जो जीवन यात्रा होता है उसको उद्धृत कर सके, जबकि नए युग में ये जीवन यात्रा ध्रुव लगता है। जो ब्रेकअप वाली पीढ़ी के लिए नई चीज होगी, की जो पीढ़ी के लिए एक नई चीज़ होती है कि 50 साल लोग साथ कैसे रहते हैं, तो उसके ऊपर में आँख संग संग करके वो है। इसका थीम बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मैं आपको मैं था नहीं, वो वहाँ पटना में है, मैं भेज दूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी, अगर मिलेगा तो मैं जरूर पढ़ूंगी इसको, क्योंकि कॉन्सेप्ट सच में यूनिक है ये। हाँ, यूनिक है, क्योंकि बर्थडे और मैरिज डे ये आजकल सब लोग मनाते हैं, हाँ, पर्व त्योहार के अलावे जी। लेकिन मैरिज डे पर कोई किताब नहीं थी जी, तो उस पर उन्होंने लिखा है। सही बात है। हाँ, तो ये तो आपका कुछ ये मिथिलांगन एक मैगजीन है जहाँ पर कुछ हमारी कविताएं निकालते हैं। और मिथिलायन एक ग्रुप है हमारा, व्हाट्सएप ग्रुप है जो आरंभ किया था 2014, मतलब मैथिली साहित्य को प्रमोट करने के लिए। हाँ, मिथिलायन में सारा एस्पेक्ट है, मिथिला से रिलेटेड, मैथिली भाषा, मिथिला की संस्कृति और साहित्य, इस सारी चीज़ों का एक समग्र रूप है। इसमें काफ़ी लोग जुड़े हैं जो अपना संवाद देते रहते हैं। अब तो उसके अलग अलग रूप आ गए हैं, बहुत सारे लोग हैं, 3-4 एडमिनिस्ट्रेटर हो गए हैं, लेकिन वो मिथिलायन इसी रूप में लाया था कि मिथिला को एक अलग दृष्टिकोण के हिसाब से कैसे संगठित किया जाए और समाज को एक कैसा एक नया चीज़ दिया जाए, हाँ, और नए यंगस्टर्स को उसमें जोड़ा जाए, यही हमारी कामना थी। सर, आपका एक जो एरिया है ऑफ इंटरेस्ट है, जो आपकी हॉबी है, वो है पर्यटन। हाँ। पर्यटन तो हम लोग ऐसे लेते हैं कि चलो गए कहीं घूम के आ गए, लेकिन आपके लिए पर्यटन का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रूप, आप कैसे देखते हैं इसको? पर्यटन तो संजोग से मैं रेल विभाग में रहा तो पूरे देश घूमने का मौका मिला, और वहाँ चूँकि मतलब खर्चा तो होता नहीं था, ड्यूटी पर पहुँच जाते थे, ड्यूटी वहीं पर लग जाता था, तो पर्यटन का एक की एवरेज आरंभ से ही रही हमको। और स्कूल कॉलेज दिनों के बाद से मैं बाहर ही रहा, बाहर गांव छोड़ करके आने के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रहा, उसके बाद ज्वाइन करते हुए मैं सिंदरी में, दुर्गापुर में काम किया पहला, उसके अलावा में बम्बे, दिल्ली, कलकत्ता कई जगह पोस्टिंग के दौरान मैं रहा, लेकिन रेल भवन में रहा। तो पर्यटन पूरे देश का के हर एक कोने कोने तक करीब करीब हमने किया, नौकरी के दौरान भी किया। उसके बाद चूँकि बच्चे हमारे चले गए बाहर, तो बाहर जाने का मौका मिला। नौकरी के दौरान भी हमने, जैसे हम लोगों ने फ्रांस की यात्रा की थी, यूरोपियन यूनियन जब बन रही थी तो यूरोपियन यूनियन की यात्रा की थी, उस पर हम लोगों ने रिपोर्ट लिखा था, यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, वहाँ सिक्के कैसे जारी किए गए यूरोप। और उसके अलावा फिर वहाँ से आने के बाद मैं फ्रांस के उस पर रिपोर्ट लिखा था। उसके अवकाश प्राप्त के बाद ज़्यादा मौका मुझे मिला
मैं सिंगापुर गया, मेरी बच्ची वहाँ रहती है, सिंगापुर घूमने का मौका मिला। वहाँ से बगल में मलेशिया है, मलेशिया घूमने का मौका मिला। और जहाँ भी गया तो वहाँ देखता रहा कि वहाँ का समाज कैसे रह रहा है, वहाँ टेक्नोलॉजी कैसे विकसित हो रही है, वहाँ की शिक्षा कैसे डेवलप हो रही है। उसके बाद जूरिक में रहा, मैं 1.5 महीने करीब रहा जूरिक में, स्विट्ज़रलैंड में। तो उसको वहाँ से फ्रांस, जर्मनी और कई देशों को घूमने का मौका बार बार मिलता रहा। तो कई बार मैं गया आता रहता हूँ। चाइना जाने का मौका मुझे मिला एक उद्योग के संबंध में, और शंघाई जाने का विशेष महत्व मिला कि वहाँ का संगठन, वहाँ की इंडस्ट्रियल इकाई कैसे काम कर रही है, उसको देखने का मौका मिला। इस तरह से मैं घूमता रहता हूँ। तो आप पॉलिसी में, भारत सरकार की पॉलिसी मेकिंग में भी थे? पॉलिसी मेकिंग में मैं रहा। मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो गवर्नमेंट का आया 2015 में आया, तो 15 के बाद वहाँ एक ऐसा दौर आ गया जैसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने लगे। बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहे थे, जिसमें वंदे भारत जो आजकल है, वो पहले T18 से स्टार्ट होना था, वो T20 में स्टार्ट हुआ वंदे भारत। तो T18 का जो टेंडर था, प्रोजेक्ट था, वो विफल हो गया था। उसमें कुछ बहुत सारी गलतियां थी। तो वहाँ से सचिव उद्योग की ओर से एक जॉइंट सेक्रेटरी हमारे थे, उन्होंने मुझे ये किया, रिक्वेस्ट किया, हम लोग मुलाकात हुई। उन्होंने कहा अब इसके साथ आप जुड़े रहिए। हमने कहा मैं जुड़ तो जाऊंगा, यही काम मैं बाहर भी करता हूं, और यहाँ आकर के अगर नेशन बिल्डिंग में कुछ काम करने का मौका मिलेगा तो मुझे खुशी होगी। उस समय मैं प्रोक्योरमेंट के ऊपर में, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर में ट्रेनिंग दे रहा था, चाहे वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट पे, ADB प्रोजेक्ट पे, या भारत सरकार के किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर में हम ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते थे। डिफरेंट कंट्रीज से लोग आते थे, माने बच्चे, लड़के लड़कियां, और जो प्रोफेशनल्स होते थे। आर्बिट्रेशन के ऊपर में मैं ट्रेनिंग दिया करता था। तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट ग्रुप था हमारा, जिसका मैं प्रेसिडेंट भी रहा 3 साल। तो उसी समय वहाँ पर पॉलिसी का काम हुआ, पॉलिसी स्टार्ट किया। उसके बाद भारत सरकार के करीब 51 मिनिस्ट्रीज़ हैं और 74 डिपार्टमेंट हैं। सारे डिपार्टमेंट से जो प्रोक्योरमेंट और मेक इन इंडिया को वायलेट करने का जो ऑर्डर शुरू हुआ, उसके लिए ग्रीवांस सेल बनना था। ग्रीवांस सेल हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, और ग्रीवांस सेल को ऐसा संगठित बनाना था ताकि पूरे देश में उसके बारे में चर्चा हो, और जहाँ जिस भी संस्थान ने कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन किया हुआ हो, उसके मेक इन इंडिया ऑर्डर का वायलेशन किया हो, उसको सुधार करने का मौका मिले। तो उसमें मैंने उसको ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम हुआ, उसकी ग्रीवांस रिजोल्यूशन करने का काम रहा। उसमें स्टैंडिंग कमेटी जो सेक्रेटरी लेवल की होती थी, कमर्शियल सेक्रेटरी, कॉमर्स सेक्रेटरी, इंडस्ट्री और माइटी, ये सारे लोग थे, और सारे डिपार्टमेंट के हेड हुआ करते थे। तो उसको रिजॉल्व करने का मौका मिला। तो काम काफ़ी इंटरेस्टिंग था। सर, तो आप तो कई देशों में घूमे हैं, तो आपको क्या लगता है कौन सी देश का जो चीज़ इंडियन पॉलिसी में आपको कमी लगती है, जो हमें दूसरे देशों से सीखना चाहिए, या किस देश से क्या सीखना चाहिए? अच्छी चीज़ें कहीं से भी सब देश से सब कुछ सीखने की ज़रूरत है। हमें किसी को इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यूरोप में हमने जब देखा, वहाँ पर स्मॉल इंडस्ट्रीज, यहाँ पर यूरोपियन यूनियन जब बनी तो करीब 20,000 लॉबी काम करती है वहाँ पर। यूरोपियन यूनियन बेल्जियम में, छोटा सा देश है बेल्जियम में यूरोपियन यूनियन में तो उस टाइम 15 था, आज 27 देश है। और 27 देशों का एक संगठन है, जो जैसे पार्लियामेंट होता है हमारे यहाँ, तो 265 पार्लियामेंटेरियन होते थे वहाँ। और पार्लियामेंट इस तरह का होता था कि वहाँ पर कोई ग्रुप ऐसा ना हो जिसको रिप्रेजेंटेशन हो। इवन बेगर्स हैव ए रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट, MP। बेगर्स को रिप्रेजेंट करने वाला एक सदस्य होगा वहाँ पे। तो और बेगर्स का डेफिनेशन है वहाँ पर। कौन बेगर है? वो बेगर वो है जो अपने कमाई से 2 जून का भोजन नहीं कर सकता है।
अच्छा। वो बेघर हो गया, और उसको देखने वाला वहाँ पर एक पार्लियामेंटेरियन है। तो हर तरह में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की ज़रूरत है, अलग है, उसके बाद कल्चर पे अलग है, और सबसे बड़ी चीज़ है वहाँ पर इकोसॉक काउंसिल जो है, जो कोई भी चीज़ें पार्लियामेंट से तब पास होगी जब कोई काउंसिल जो है वहाँ पर उसको रिकमेंड करेगी। काउंसिल अगर नहीं रिकमेंड करती है तो पार्लियामेंट नहीं पास करेगी। पार्लियामेंट पास करना चाहती है तो काउंसिल को भेजेगी और फिर दोबारा जाएगी। या बेल्जियम की बात करें, यूरोपियन यूनियन में बेल्जियम उसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, बेल्जियम को उन्होंने हेडक्वार्टर बना दिया था। अच्छा। और दूसरी चीज़ जो सिक्के का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ, यूरोपियन में हर करेंसी का अलग अलग कंट्री का अलग होता था। जर्मनी का अलग, फ्रांस का अलग, स्विट्जरलैंड का अलग। उन्होंने उस टाइम 1 जनवरी 2001 में जो उन्होंने सिक्के का वो किया था, यूरो लगाया था, तो उसकी एक सिस्टम ही, प्रणाली ही अलग थी। आज तक कोई देश अपना सिक्का चला रहा है, कल से 1 जनवरी से हर देश में यूरो चलेगा। इसके लिए जो तैयारियां कर रही थी वो दिखाया गया हम लोग को, देखे तो बहुत सिस्टमेटिक। जो हमारे यहाँ नोटबंदी में हुआ वो नहीं हो पाया, 3 महीने में हुआ, लेकिन हो गया बाद में। लेकिन वो कैसे स्मूथली चला गया, हर व्यक्ति के पास वो 1 जनवरी 2001 से स्टार्ट हो गया। चाइना से जब मेक इन इंडिया प्रोग्राम के हम लोग आए तो 2020 में, तब मुझे याद है 23 जुलाई 2020 में एक ऑर्डर जारी किया था हम लोगों ने, भारत सरकार की ओर से हुआ था कि चाइना के साथ लैंड बॉर्डर शेयरिंग कंट्री की, चाइना का नहीं था, लैंड बॉर्डर शेयरिंग में ज़्यादातर चाइना ही आता है, तो उनके साथ व्यापार तभी होगा जब वहाँ की कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड होगी। क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि चाइना इंडियन कंपनीज़ को वो एंट्री नहीं देता था, एंट्री और भी लोग नहीं देते थे, यूरोप भी नहीं देता था, अमेरिका में भी बाई यूएस एक्ट 1930 से चल रही है, उन्होंने भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शन दी हुई है इंडियन कंपनीज को वहाँ इंडियन कंपनी को वहाँ काम करने का, कॉन्ट्रैक्ट में भाग लेने के लिए। और चाइना में विशेष उसका बड़ा ही प्रबंध किया गया था। हम लोग डॉक्यूमेंट खंगालते रहे, इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट आकर के प्राइम मिनिस्टर के पास या हमारे यहाँ इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में सब जगह रिप्रेजेंटेशन करते रहे कि हम लोगों को ये मौका नहीं दिया जा रहा। जब वहाँ पर हम ढूंढते हैं तो वहाँ पॉलिसी नहीं है, कुछ नहीं लिखा है, लेकिन वो ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि एंट्री नहीं मिलती है। अच्छा, जैसे भारत फोर्स है यहाँ पर, इंडियन कंट्री डिफेंस को सप्लाई करती है, रेलवे को करती है, अब उसको मौका अब वहाँ ढूंढना है तो वहाँ मौका नहीं मिलता था। जैसे प्लेसर करके यहाँ की कंपनी है, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, और यहाँ काम कर रही है, ट्रैक मशीन बनाती है, वहाँ मौका नहीं मिला जाता। एक टावर कूलिंग टावर बनाने वाली कंपनियाँ थी यहाँ पर हम लोग तो चाइनीज़ कंपनी को मौका देते थे, लेकिन वो हमारी कंपनियों को मौका नहीं देती थी। तो हमारे मेक इन इंडिया ऑर्डर के अंदर में पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रेफरेंस टू मेक इन इंडिया ऑर्डर जो बनी 2017 में बनी, तो उसकी विशेष चीज़ें थी, रेसिप्रोसिटी क्लॉज थी। जो कंट्री हमारे साथ इस तरह का व्यवहार करेगा तो उसके साथ हम भी उस तरह का व्यवहार करेंगे। ये पहले बार इस ऑर्डर में आई थी, जो पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर में नहीं थी। तो उसको इम्प्लीमेंट करना हम लोगों ने शुरू किया, और चूँकि वो भी नहीं हो पा रहा था तो काफ़ी ऊँचे लेवल में। नहीं तो सर, जैसे आप बता रहे हैं कि चाइना ने ऐसा कोई पॉलिसी नहीं बनाया था, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा ये था। तो हम लोगों ने भी ऐसे ही बाईपास कैसे किया? हम लोगों ने भी ऐसे किया कि जो कंपनी इंडिया में काम करना चाहती है, बहुत सारी चाइनीज कंपनी करती थी। अच्छा, रजिस्ट्रेशन उसका, तो उसको रजिस्ट्रेशन करेंगे। अच्छा। और इनडायरेक्टली रजिस्ट्रेशन में ऐसी चीज़ें होगी जो डिफिकल्ट होगी। अच्छा। और इसलिए बहुत 2 साल तक तो एक आध मुश्किल से कंपनी थी जो रजिस्टर कर पाई। और जो हमें ज़रूरत है, तो मेरा ये भी एक सजेशन था कि वो सब चीज़ में जिसको डिस्करेज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बहुत सारी चीज़ें में चाइना बहुत आगे है हम लोगों से, इंडिया से बहुत आगे बढ़ गया है। ये टनल बोरिंग मशीन है, इन चाइनीज़ इक्विपमेंट वर्ल्ड में सबसे सस्ता बनता है। और हमारे यहाँ पर कंट्री में जब कोई बिडिंग होती है
तो वो 20% 30% नीचे कॉस्ट करता है, तो उसको स्टेट में रिजेक्ट करना भी ठीक नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो चाइनीज अच्छा बनाता है और बड़े वेल प्राइस्ड है, नीचे प्राइस पर दे रहा है, तो उसको उससे सीखने की भी ज़रूरत है हमें। तो यहाँ जो हमारी टेक्नोलॉजी शेयरिंग की भी कोई है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रहा है। चाइना में इकोनॉमिकली बहुत साउंड है। उन्होंने चाइनीज लेबर लॉ हमारे लेबर लॉ की बहुत ज़्यादा कंपैरिजन होती है, आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? लेबर लॉ का मैंने बहुत स्टडी नहीं किया है वहाँ पर, बट वहाँ की इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है। वहाँ लेबर पर फ्रेंडली है, लेबर फ्रेंडली क्या कहें, लेबर को साथ लेके चलती है। अच्छा। लेबर के ऊपर में प्रेशर बहुत होता है वहाँ पर, बहुत फ्रेंडली तो नहीं लगा कहा जाए, लेकिन उससे काम बहुत लिया जाता है। और या एक्सप्लॉयटेशन कहिए या तो मतलब जैसे भी कि कहिए, गवर्नमेंट यहाँ कम कंट्रोल करती है, उसको रहमो करम पर छोड़ दिया कंपनीज के, वहाँ पर इंडस्ट्री जैसे उसको वहाँ पर संभाले। हाँ। और गवर्नमेंट यहाँ पर गवर्नमेंट ने काफ़ी कानून बनाई है, और कानून का इम्प्लीमेंटेशन भी जितना हो पा रहा है, खास करके लोअर सेक्टर्स में यहाँ पर जो जिस किसी को भी अपने यहाँ देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्स किया जाता है, चाहे रेलवे का हो, चाहे डिफेंस का हो, जैसे कई चीज़ों का, लेकिन जो लेबर हमारे पास जिस कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम कर रहा है उसकी जो दशा है ना बहुत ख़राब है। अब रेलवेज़ में अगर IRCTC के अंदर में आउटसोर्सिंग किया जाता है कैटरिंग सर्विसेज, अगर यहाँ से चेन्नई तक घूम के आइए तो वहाँ की जो घूमने वाले जो बेडरोल बिछाने वाले या ये खाना परोसने वाले, तो उसको सैलरी नहीं मिलती है। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होते हैं क्या वो? कॉन्ट्रैक्ट बेस होते हैं, उसको उतनी सैलरी नहीं मिलती है। अच्छा। तो बड़े ही लो सैलरी पर काम करते हैं। वो इसी कारण से कि हमारे यहाँ वो उसका इन्फोर्समेंट प्रॉपर नहीं है। हाँ, ये बात है। उस लेवल के लिए सर, तो उसको देखने वाला भी कोई नहीं है। पॉलिसी मेकिंग में काफ़ी क्लोजली रहे हैं और काफ़ी आपने प्रैक्टिकल नॉलेज किया है, हमें शेयर भी किया है। तो क्या लगता है कि इंडिया को किस किस सेक्टर पर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए? तो पॉलिसी लेवल पर, इम्प्लीमेंटेशन में तो है प्रॉब्लम, लेकिन पॉलिसी में कहाँ कहाँ करना चाहिए? पॉलिसी तो जितनी बनी है उसको ठीक से इम्प्लीमेंट हो जाए, वो बहुत बड़ी है, वही बहुत बड़ी है। उसी का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री की जो पॉलिसी है बहुत बेहद पॉलिसी है, हमारी तो परंपरा रही हुई है, इस वेल डिफाइंड पॉलिसी है यहाँ पर। लेकिन जब मेक इन इंडिया पॉलिसी बनी तो हम लोगों ने कहा कि इसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की जो पॉलिसी है उसके साथ मर्ज किया जाए या एक हार्मोनाइज कर दिया जाए। हाँ। और 2 साल तो हम भी रहे, करीब 3 साल, तो हार्मोनाइज करने की कोशिश हम लोगों ने किया, लेकिन हार्मोनाइज अभी भी हो नहीं पाया हो। अब उसको 15% का प्रेफरेंस मिलता है प्रोक्योरमेंट के अंदर में, अगर उसका प्राइस ज़्यादा है। मेक इन इंडिया में हम 20% का देते हैं। हाँ। अब हमने कहा कि या तो आप 20 कर दो या हम 15 कर दें, या जो तालमेल है थोड़ा बैठाए। हाँ। अब जो कहता है कि मैं स्मॉल स्केल, तो जो यहाँ काम नहीं मिलता वो स्मॉल स्केल बन जाता है। हाँ। और स्मॉल स्केल का एक सर्टिफिकेट ले लिया और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कुछ न कुछ दिखा दिया उसको। मेक इन इंडिया के अंदर भी जो डॉक्यूमेंटेशंस हो रही है, डॉक्यूमेंटेशंस में एडवांटेज अनडू एडवांटेज भी ले लेते हैं वो, इस तरह की चीज़ें। हाँ। बहुत हो रही है। ये अलग अलग इंडस्ट्री में भी देखा जाता है कि हमारी पॉलिसी में या एक्ट में काफ़ी डिफरेंसेस हो जाते हैं, जहाँ पर ठीक से तालमेल नहीं कर पाते हैं। हाँ। एक चीज़ को डील करने के लिए कई पॉलिसीज हैं, कई एक्ट्स हैं, यहाँ आ रहा है एक तो बहुत काम बहुत है। मतलब आज़ादी के बाद जो लॉ थे हमारे बहुत पुराने लॉ थे, अब तो ये नई गवर्नमेंट ने काफ़ी लॉ को कम किया है, मिनिमम कम किया है। अभी भी हम 1872 का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देख रहे हैं, और जबकि उसके पहले 1853 और 51 में जो हडसन की जो डॉक्यूमेंट थी ना, आज भी हम और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में वो हडसन का फार्मूला अपनाते हैं। जो उसके बाद जो आपकी जो डैमेज कंट्रोल के लिए जो 1872 के एक्ट 73-74, उस सब मोस्टली आर्बिट्रेशन इसी 73-74 पर घूमता रहता है, और वो ब्रिटेन की लॉ है। हाँ।
जो ब्रिटेन में जो बनी थी ना, क्रोन लॉ के अंदर में जो बनी थी ना, तो उसी के बेसिस पर वो चल रही है। तो बहुत सारे लॉज हैं जिसको अभी रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। और पॉलिसीज़ में तो बहुत सारी पॉलिसी बनाने से भी काम नहीं होता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट ठीक से हो जाए तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर हमने पॉलिसी में आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, आपको शायद शुरू से आपका एजुकेशन भी एक तरह से बीटेक आप हैं, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने किया था। उसके बाद पॉलिसी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का तो डिग्री दिया था मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और से। यूरोपियन लैंग्वेज का भी यूरोपियन लैंग्वेज में है, मैं फ्रेंच में मैंने किया था। इतने डिफरेंट आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपका जो रुझान है शुरू से ही दिख रहा था कि बिल्कुल अलग अलग टाइप में अलग अलग डायरेक्शन की चीज़ें हैं। आपने एजुकेशन भी क्वालिफिकेशन भी है उसमें आपका। इंजीनियरिंग तो मैंने नॉर्मल कोर्स में पढ़ लिया था जो उसमें उस जीवन यात्रा वाले में मैंने लिखा, BHU से मैंने किया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और मशीन टूल टेक्नोलॉजी और एयर कंडीशनिंग हमारी सब्जेक्ट थी, और हीट पावर्ड मेरा पेट सब्जेक्ट था वहाँ पे। उसके बाद मैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में रहा कुछ दिन। अच्छा, जॉब करने के बाद फिर आपने उसके बाद फिर जो UPSC में अपीयर मैंने हुआ था जब मैं एमटेक में था। अच्छा। BHU में, और उसके बाद मैं ज्वाइन कर लिया था फर्टिलाइजर इंडस्ट्री दुर्गापुर। अच्छा। और 3 जगह थी, दुर्गापुर, नामरूप और सिंदरी। उसके बाद दुर्गापुर के बाद फिर सिंदरी में रहा मैं 1 साल। सिंदरी के बाद उसके बीच में रिजल्ट निकल गया UPSC का, फिर मैंने ज्वाइन कर लिया। आपके पहली ज्वाइनिंग अब कौन सा कैडर था? अच्छा, रेलवे था, सेंट्रल गवर्नमेंट का। पहले तो मैंने इंडियन सप्लाई सर्विस ज्वाइन की थी। अच्छा। जो रेलवेज का हम लोगों का UPSC का 1975 बैच था उसमें। और इंडियन सप्लाई सर्विस मेरी पोस्टिंग कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर एक DGSND हुआ करती थी, वहाँ हुआ था। जो वहाँ पर सेंट्रल प्रोक्योरमेंट हुआ करता, सारे डिपार्टमेंट का प्रोक्योरमेंट वहीं से होता था। अच्छा। कोई भी डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी उसके पास पावर नहीं था। 1 लाख से नीचे का परचेज वो खुद करते थे, उससे ऊपर सारी परचेजेज वहाँ होती थी। उसको सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन बोलते थे, CPO ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद मैं उसी में बम्बई में रहा। बम्बई में करीब 7-8 साल रहा, और 7-8 साल में डिस्पोजल्स में रहा। डिस्पोजल जो एक्टिविटी रही, जिसको आजकल सर्कुलर इकोनॉमी का पार्ट बोलते हैं, उसका पार्ट रहा मैं। और ये सर्कुलर इकोनॉमी को थोड़ा सा डिटेल में बता सकते हैं? सर्कुलर इकोनॉमी जैसे हम कहते हैं कोई सामान हम लेते हैं, उसको यूज़ करते हैं, और यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं। तो फेंकने के बाद उसका कोई रोल नहीं रह जाता, चाहे वो एंड ऑफ लाइफ हो या ना। या गाड़ी ही लिया, गाड़ी हमने खरीदा, कोई यूज़ किया, 10 साल किया, उसके बाद उसको डिस्पोज कर दिया या सेल कर दिया। आजकल तो कंपलसरी हो रहा है। तो हर चीज़ में ये लागू होता है। और सर्कुलर इकोनॉमी क्या हुआ कि उसमें एक कॉन्सेप्ट है, मेक, रीयूज, रिसाइकिल, रीमेक एंड डिस्पोज, एंड टू लाइफ। तो 5 तरह से होता है। तो एंड टू लाइफ जब आ जाएगा, उसके बाद फिर कई कंट्रीज हैं जैसे सर्कुलर इकोनॉमी पर काम कर रही है। सर्कुलर इकोनॉमी की एक चीज़ का रॉ मटेरियल, एक चीज़ जैसे कार से निकला तो जितना लोहा निकलेगा, या मोबाइल से निकला तो जितनी चीज़ें निकलेगी वो सब निकल करके चली जाएगी, और सारे मेटल को वहाँ पर निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे और रिसाइकिल करेंगे, और रिसाइकिल करके फिर इकोनॉमी में आ जाएगी। ठीक है, इकोनॉमी आने के बाद फिर उसको वो नया प्रोडक्ट बनेगा। जैसे प्रिंटर हो गया। हाँ। प्रिंटर हम यूज़ कर रहे हैं, फेंक देते हैं, लेकिन प्रिंटर की जो हर एक चीज़ें यूज़ हो जाती हैं, प्रिंटर का हर कंपोनेंट यूज़ हो जाता है, उसको फिर यूज़ करके प्रिंटर बनाने वाले फिर ले जाते हैं, और फिर उसी प्रिंटर का रिसाइकिल करके नया प्रिंटर बनाते हो। अच्छा, तो इसके लिए जो तो रिसाइकलिंग करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था, अभी प्रोग्राम बनाया था। अच्छा। पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम थोड़ा सा स्कैटर्ड हो जाता है। नीति आयोग बनाती है, नीति आयोग में उतनी पता नहीं कितना पता है या नहीं है, पता नहीं। उन्होंने 11 डिपार्टमेंट को दे दिया कि आप बनाइए,
आप अपना अपना जैसे ट्रांसपोर्ट को दिया कि गाड़ी का बना दीजिए, माईटी को दिया कि इसका बना दीजिए, मोबाइल का बना दीजिए, किसी को दिया कि और इंडस्ट्री का बना दीजिए। लेकिन हर क्षेत्र में इसकी ज़रूरत है, सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ाने की ज़रूरत है। जहाँ हम क्लाइमेट चेंज की जो बात कर रहे हैं, सर्कुलर इकोनॉमी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उसके अंदर में। मुझे याद है 1979 में जब स्टील इंडस्ट्री का हम लोग कर रहे थे, तो हमने कहा जो स्टील जब दोबारा से हम फेंक देते हैं और जब रोलिंग मिल बनाती है उसको, तो 40% एनर्जी कॉस्ट में कम आती है उसको बनाने में। अगर उसको यूज़ करें तो सस्ता भी हो जाएगा और चीज़ों का उपयोग भी हो जाएगा हमारे यहाँ। तो इसको बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। चलिए सर, तो हमने आपकी पॉलिसी मेकिंग साहित्य से शुरू किया, गायन से शुरू किया, पॉलिसी मेकिंग तक आ गए। एरिया ही अलग हो गया। लेकिन यही तो आपकी खासियत है कि हर एरिया पर एक जैसे मास्टरी है आपको। तो यहाँ पर जो भी काम मास्टरी क्या सीख रहे हैं, तो अभी भी सीखते ही रहते हैं। वो तो वकील जिंदगी भर प्रैक्टिस करते हैं, वो वाली बात हो गई। और यही मास्टरी का जो की चीज़ है यही है कि आप अपने आप को मास्टर नहीं माने, क्योंकि आपने जैसा कहा कि आप जो काम करते हैं जिस समय पूरी खुशी के साथ करते हैं और पूरा उसको एंजॉय करते हैं, बेस्ट देने की कोशिश करते हैं जितना हो सके। तो मैं फिर से अब जाती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आपने जो पार्ट कहा है गवर्नमेंट की तरफ से है कि थोड़ी सी उसको पॉलिसी में कैसे चेंज लाने चाहिए या कैसे उसको हार्मोनाइज करना चाहिए, चीज़ों को ग्राउंड लेवल पर कैसे पहुँचना चाहिए। क्या पब्लिक के तरफ से भी हम लोग भी कुछ इसमें कर सकते हैं? मैं आपको इसके लिए एक मैसेज चाहूँगी कि आप पब्लिक के लिए, आज की यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्लोजिंग रिमार्क। यंग जनरेशन का बहुत बड़ा रोल है इसमें, चाहे वो जिस फील्ड में हो, जो पढ़ाई कर रहा है या जॉब में है या स्टार्टअप चला रहे हैं। आज देखिए कितने स्टार्टअप हो रहे हैं, 1 लाख 2 लाख जो भी हुए हैं, लेकिन उसको भी प्रॉपर दिशा नहीं मिल रही है। उसको मेंटर जरूर चाहिए, जैसे हर आदमी को एक गुरु चाहिए, लाइव गुरु चाहिए, इसलिए उसको भी एक मेंटर चाहिए जो जिस फील्ड में है। जैसे स्टूडेंट है तो उसको एक मेंटर चाहिए। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज या मैनेजमेंट कॉलेज का भी सलाहकार रहा हूँ कई जगह, तो मैं देखा हूँ कि दिशा नहीं हो रही है। जो थ्योरेटिकल जो एकेडमिशियंस हैं वो दिशा नहीं दे पाते हैं, इसलिए कि उन्हें कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। अब कोई सप्लाई चेन मैनेजमेंट पढ़ाते हैं मैनेजमेंट में या इंडस्ट्री में या कॉलेज में, वो खुद नहीं उन्होंने काम किया हुआ है। तो एकेडमिक को इंडस्ट्री से जोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वहाँ पर इंडस्ट्री एकेडमिक इंटरफेस बहुत आवश्यक है वहाँ पर। और यंगस्टर्स को सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने से जेनरेशन गैप जो हमारा हो गया है, जो अकेलेपन में लोग, जो सीनियर सिटीजन्स हैं अकेलेपन में रहते हैं, अलूफ हैं, यंगर जनरेशन्स उसको समझ नहीं पाता है, उसको न वो रिस्पेक्ट दे पाता है, न उससे कुछ समझता है। चाइना की सबसे बेस्ट पॉलिसी, एक स्टडी हुई थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, एक चाइनीज़ प्रोफेसर जो यूएस में है उन्होंने लिखा था कि चाइना असल इकोनॉमिकली क्यों ग्रो कर रहा है। उसका मतलब है कि चाइनीज़ फैमिली में अगर ओल्ड पर्सन है, अगर वो कह दिया कि आज सूरज पश्चिम निकल गया, तो सब कहेंगे कि हाँ पश्चिम निकल गया। बाद में उसको जस्टिफिकेशन को अगेंस्ट में वो कहेंगे उनको कि नहीं इस तरह का काम हुआ है, पश्चिम नहीं अब शायद पूरब से, मान भी जाते हैं वो, लेकिन अपोज नहीं करेगा वो। तो वो यंगर जनरेशन को ये सीखने की ज़रूरत है कि कैसे लोगों जो एल्डर जनरेशन से उससे क्या लें, क्या दे सकें, उस एक्सपीरियंस का क्या, उसको कैसे यूटिलाइज करें, तो उससे बहुत आगे बढ़ सकता है। यंगर जनरेशन में वो चीज़ें प्रॉमिनेंट नहीं है, वो बड़े टैलेंटेड हैं और बड़े एनर्जी को सही डायरेक्शन, एनर्जी बहुत है, रीजनिंग चाहता है और जो सही है। हाँ। और रीजनिंग चाहता है, हर चीज़ को चाहता है कि रीजन से करें। अब हमारे पास संकट हो गया है वेदांत और अस्तित्ववाद का। एक हम लोग कहते हैं, आपने शब्द यूज किया संकट, इसको आप संकट क्यों मान रहे हैं? संकट इसलिए है कि हमने समझ ही नहीं है। हाँ। जो अब कई संत महात्मा जी को मैंने जब कहा
कि वेदांत के ऊपर में जो संस्कृत में चर्चा करते हैं उसमें आम आदमी को कितना समझ में आता है। जो संस्कृत के पंडित भी आते हैं जो व्याख्या करते हैं, वो जब व्याख्या करते हैं जो उनको पहले तो उनको खुद समझ होनी चाहिए। सही बात। भारत सरकार ने इंडियन नॉलेज सिस्टम के लिए नया डिपार्टमेंट बना दिया, पर कितने लोगों को अपने वेदांत अपने चीज़ों का पता है। हमारे बहुत सारे लोगों को खुद नहीं पता है। यही तो प्रॉब्लम। और नियतिवाद जो हमारी है जो यहीं से आई है। हाँ। नियतिवाद जो हमारे सब कुछ लिखा हुआ है, तो संतुष्टि के लिए तो बहुत अच्छा है कि नियतिवाद है। हाँ। लेकिन भगवान कृष्ण भी कहते थे काम तो करना ही पड़ेगा आपको। जी। और जॉन पॉल सार्त्रे ने जो अस्तित्ववाद का सिद्धांत दिया, हाँ। ये एनी रैंड ने जो किताबें लिखी फाउंटेन हेड में दिया है, अस्तित्ववाद जो हम काम कर रहे हैं उसका फल होता है। उसकी एक अलग प्रक्रिया है, वो लोग उस अस्तित्ववाद पे मानते हैं। तो दोनों की टकरावट हो गई। हमारा नया जनरेशन वो भी पढ़ता है, ये भी पढ़ता है, पढ़ता वो बहुत है, बहुत टैलेंटेड है, लेकिन वो कन्फ्यूजन हो जा क्रिएट कर जाता है ये सब चीज़ें। तो उसके ऊपर में हमारी इनलाइटनमेंट की कोई चीज़ नहीं है कि हम लोग इसके ऊपर में डायलॉग करें, संवाद करें, क्योंकि संवादशीलता जब रहेगी, चाहे घर के अंदर हो या बाहर के अंदर हो, तभी डायलॉग बढ़ेगा। और जब डायलॉग बढ़ेगा तो लोगों में एक सामंजस्य भी मिलेगा, समरसता भी बढ़ेगी। सही कह रहे हैं सर। तो आज आपसे मिलकर बहुत कुछ सीखने को मिला और ये हम जैसे लोगों के लिए भी है कि हम इस समरसता को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे सीखें। आप तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आप जो काम कर रहे हैं, आपने जो प्रोजेक्ट सीनियर सिटीजन का, या आप जो भी प्रोग्राम करते रहते हैं, सबको देते हैं, उसमें एक चीज़ और है, सीनियर सिटीजन्स को आगे से आकर के इंटरेक्शंस करवाइए, यंग वर्सेस सीनियर सिटीजन्स पे, कोई किसी भी टॉपिक्स पे। अब सीनियर सिटीजन डिजिटली वेरी वीक, ज़्यादा वीक, कमज़ोर हैं, उनको उसमें लर्निंग की ज़रूरत है। सीनियर सिटीजन को लीगल सपोर्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लॉ में बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं, और क्या ज़रूरत है मतलब सोसाइटी को उसको उसमें समाहित करने की ज़रूरत है। तो उस सब के ऊपर में चर्चा हो, और साहित्य के माध्यम से तो और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छा फ्रंट खोल दिया हुआ है। थैंक यू। पहले भी हमने कुछ किया है, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी बुजुर्गों के लिए डिजिटल का शुरू किया है, लेकिन हाँ हम आगे और भी कोशिश करेंगे। इसकी बहुत अच्छी ज़रूरत है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आपने हमें इतनी अच्छा सेशन दिया और इतना अच्छा एक इनलाइटमेंट दिया। धन्यवाद, आपने मौका दिया मुझे बात करने का। मैं कितना कह पाता हूँ, कह पाया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।